नमस्कार, आप सभी का बायजूस आईएएस हिंदी में बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से सिविल सेवा परीक्षा की अपनी तैयारी को आगे बढ़ा रहे होंगे। आज की इस क्लास में हम 9 अगस्त के दैनिक क्विज के प्रमुख प्रश्नों को देखेंगे। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। समाचार में रहे शहर और देश। पहला है कुंदुज, अफगानिस्तान। अगला है तालोकान, पाकिस्तान। अगला है सर-ए-पुल, ईरान। उपर्युक्त युग्मों में से कौन सा या से सुमेलित है या है? विकल्प है आपके सामने केवल एक, केवल एक और तीन, केवल दो और तीन, एक, दो और तीन। इसमें सही जवाब है केवल एक, कुंदुज, अफगानिस्तान। दरअसल स्टूडेंट्स, तालोकान, सर-ए-पुल ये भी अफगानिस्तान के अंदर में ही है। इस लिहाज से दूसरा और तीसरा गलत हो जाता है और सही जवाब हो जाता है केवल एक। संबंधित समाचार को देखते हैं। हम लोग लगातार इस बात को देख रहे हैं कि अफगानिस्तान से जब से अमेरिका ने अपने आप को बाहर निकाला है, वहां पर तालिबान बहुत तेजी से नियंत्रण स्थापित करता हुआ चला जा रहा है। आप इस न्यूज को देख सकते हैं, तालिबान सीज 3 मोर अफगान सिटीज। और ये जो 3 और अफगान शहर हैं, इनमें आप देख सकते हैं यहां से कुंदुज, सर-ए-पुल और तालोकान। आप मानचित्र पर देख सकते हैं इनको, इन तीनों क्षेत्रों को। मानचित्र में आप ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पर ये वाला जो क्षेत्र है पूरा, ये तालिबान के नियंत्रण का है। जो ये वाला क्षेत्र है, ये सरकार के नियंत्रण का है और इन क्षेत्रों के लिए संघर्ष चल रहा है। अब जरा आप मानचित्र पर ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर एक बड़ा क्षेत्र हमें तालिबान के हाथ में दिखाई पड़ रहा है। सरकार के नियंत्रण में एक बड़ा छोटा सा हिस्सा हमको दिखाई पड़ रहा है, जिसे हम लोग यहाँ से देख पा रहे हैं। और एक बड़े हिस्से में संघर्ष की स्थिति भी बनी हुई है। यहां से आपको ये बात भी समझ में आ रही होगी कि क्यों भारत के लिहाज से अफगानिस्तान लगातार महत्वपूर्ण होता जा रहा है, क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि तालिबान यहां पर लगातार मजबूती हासिल करता हुआ चला जा रहा है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है या है? पहला है, यह गरीबी रेखा से नीचे परिवारों की महिलाओं को एलपीजी कनेक्शन प्रदान करने के लिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की एक योजना है। अगला है, यह योजना बीपीएल परिवारों को प्रत्येक एलपीजी कनेक्शन के लिए वित्तीय सहायता और तेल विपणन कंपनियों द्वारा स्टोव और रिफिल अर्थात गैस सिलेंडर की दोबारा भराई खरीदने के लिए ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करती है। विकल्प है केवल एक, केवल दो, दोनों, कोई भी नहीं। आप लोगों को याद होगा कि इस योजना को 2016 में आरंभ किया गया था। 5 करोड़ बीपीएल परिवारों की महिलाओं को एलपीजी कनेक्शन प्रदान करने के लिए, जिसकी सीमा को बाद में बढ़ाया गया था और अन्य कैटेगरीज को भी शामिल किया गया था। और इसको लागू करने के लिए जो मंत्रालय है वो निश्चित रूप से पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय है। पहला वाला कथन हमारा सही है। और इसके अलावा यहाँ पर स्टोव और रिफिल खरीदने के लिए ब्याज मुक्त ऋण मिलने का प्रावधान भी है। दूसरा वाला कथन भी यहाँ पर सही हो जाता है और ऐसे में इसमें सही जवाब हो जाता है सी। संबंधित समाचार को देखते हैं कि आखिर 2016 की योजना आज चर्चा में क्यों आ गई। आप यहाँ देख सकते हैं, यह पीआईबी का डेटा है, यहाँ पर दिख भी रहा होगा आपको। प्रधानमंत्री 10 अगस्त को उज्ज्वला योजना 2.0 का शुभारंभ करेंगे और इसके माध्यम से दूसरे चरण के अंदर में 1 करोड़ अतिरिक्त परिवारों को शामिल किया जाएगा। उसके पहले आप यहां पर कुछ और डेटा भी देख सकते हैं कि 10 अगस्त 2021 को उत्तर प्रदेश के महोबा में एलपीजी कनेक्शन सौंपकर इसके दूसरे चरण का आरंभ किया जाएगा। पहले चरण की चर्चा या उज्ज्वला 1.0 के बारे में बातें हम लोग कर ही चुके हैं, जिसमें 5 करोड़ महिला सदस्यों को, जो कि बीपीएल परिवारों से आती थी, उनके लिए इसको लाया गया। बाद में अप्रैल 2018 में इस योजना का विस्तार किया गया। इसमें 7 और श्रेणियां शामिल की गई। आप यहां देख सकते हैं इन श्रेणियों को। इसके लक्ष्य को संशोधित किया गया था और इसमें 8 करोड़ एलपीजी कनेक्शन का नया लक्ष्य निर्धारित किया गया था। अगर इस योजना के दूसरे वर्जन को हम देखें तो यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे कि वित्तीय वर्ष 2021-22 के अंतर्गत
इस बात की घोषणा की गई थी कि 1 करोड़ अतिरिक्त एलपीजी कनेक्शन दिए जाएंगे और इसमें कम आय वाले उन परिवारों को जमा मुक्त एलपीजी कनेक्शन दिए जाएंगे जिन्हें पहले चरण में शामिल नहीं किया जा सका था। अब इसके अंदर में रिफिल, हॉट प्लेट आदि को भी शामिल किया गया है। इसका जो सबसे अच्छा पहलू है वो ये है कि इसमें प्रवासियों को विशेष रूप से केंद्र में रखा गया है। ऐसे प्रवासी जो अन्य क्षेत्रों में जाकर के कार्य करते हैं तो उनको यहाँ पर राशन कार्ड या निवास प्रमाण पत्र आदि जमा करने की जरूरत नहीं होगी। उनके द्वारा स्वयं जो एक घोषणा की जाएगी वही पर्याप्त रहेगी। और इसके माध्यम से कोविड-19 महामारी के दौर में हमने जो एक समस्या देखी कि बड़ी संख्या में प्रवासियों ने अलग अलग क्षेत्रों से अपने गृह क्षेत्रों की तरफ प्रवास किया था, वहां की तरफ गए थे वो लॉकडाउन के समय। तो एक समस्या उभर करके आई थी कि प्रवासियों की रक्षा के लिए हम किस तरह से आगे कार्य कर सकते हैं। तो उस दिशा में प्रयास करती हुई दिखाई पड़ती है ये योजना। अगर हम उद्देश्यों की बात करें इस योजना के, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं महिलाओं के सशक्तिकरण को आगे बढ़ाना, उनके स्वास्थ्य की देखभाल करना, कि सामान्य रूप से जब लकड़ी या कोयले आदि का प्रयोग करके भोजन को बनाया जाता है, घर में उसका प्रयोग होता है, तो उन जीवाश्म ईंधनों के अवशेष से जो धुआं निकलता है उससे महिलाओं के स्वास्थ्य को बड़ा नुकसान हुआ करता था। तरह तरह के स्वास्थ्य संबंधी बीमारियां भी सामने उभर करके आती थी। घरेलू प्रदूषण भी फैलता था, पर्यावरण को नुकसान भी होता था। तो इन सब चीजों को रोकने के लिए कि जंगल से लकड़ियों को ना निकाला जाए, सिर्फ ईंधन के उद्देश्य से महिलाओं के स्वास्थ्य की रक्षा की जा सके, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए इस योजना को 2016 में लाया गया था। अगला प्रश्न है 8888। विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है या है? पहला है, यह हांगकांग में विरोध और प्रदर्शन का एक अनुक्रम था। दूसरा है, यह एक नया राष्ट्रीय सुरक्षा कानून पेश करने के चीन के प्रस्ताव के खिलाफ था। विकल्प है केवल एक, केवल दो, दोनों, कोई भी नहीं। स्टूडेंट्स, दरअसल इसका संबंध ना तो हांगकांग से है ना तो चीन से है। इस विद्रोह का संबंध म्यांमार से है। हम सभी लोग जानते हैं कि 2021 में म्यांमार में तख्ता पलट हुआ है और ये उसी के साथ में जुड़ा हुआ है। लेकिन घटना यह है 1988 की। इसकी बात करेंगे तो यहां से आपको यह समझ में आ गया होगा कि इसका सही जवाब है कोई भी नहीं, क्योंकि हमसे सही पूछा गया था। समाचार है, म्यांमार प्रोटेस्टर्स मार्क 1988 अपराइजिंग एनिवर्सरी। दरअसल म्यांमार में 1988 के दौर में भी सैन्य शासन चल रहा था और यहाँ पर 8 अगस्त 1988, तो यहीं से निकाला गया है इसको 8888 के कॉन्सेप्ट को। लगातार लोकतंत्र के समर्थन में आवाजें उठ रही थी और आंग सान सूकी का इसी समय लोकतंत्र के समर्थक के रूप में म्यांमार में उभार हुआ था। सैन्य शासन के खिलाफ लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे थे। बाद में आंग सान सूकी ने जब लोकतांत्रिक प्रक्रिया को आरंभ करने की कोशिश की, चुनाव वगैरह हुए, तो उसके बाद उन्हें नजरबंद कर दिया गया और इन्हीं सब के पृष्ठभूमि में आंग सान सूकी को नोबेल पुरस्कार भी दिया गया लोकतंत्र के समर्थन में इस संघर्ष को आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन हम लोगों ने देखा 2021 की शुरुआत में कि यहाँ पर सैन्य जनरल मिन ऑन्ग के द्वारा तख्ता पलट कर दिया गया और उसके बाद से लगातार म्यांमार के अंदर में विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं सैन्य शासन के विरोध में। तो लोगों ने 1988 में जो घटनाएं घटी थी, किस प्रकार से आंग सान सूकी का उभार हुआ था, तो उसी को याद करते हुए वर्तमान के साथ में इसको जोड़ा है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा एविया द्वीप किस देश का भाग है? और इसका सही जवाब है यूनान। समाचार है, हंड्रेड्स फ्ली, होम्स डिस्ट्रॉयड एज वाइल्ड फायर्स रवेज ग्रीक आइलैंड। ग्रीक का एक द्वीपीय क्षेत्र है एविया, एजियन सागर के अंदर में है और यहां पर जंगलों में बहुत बड़े पैमाने पर आग लगी हुई है। हम लोग पिछले दिनों से लगातार इस बात को देख रहे हैं कि तुर्की और ग्रीस के अंदर में जंगलों में बड़े पैमाने पर आग लगी हुई है और इस आग को बुझाने में वहां की सरकार, वहां के जो लोग हैं, उनको बहुत प्रकार की मुश्किलें पेश आ रही हैं। वैज्ञानिकों का यहाँ पर साफ तौर पे कहना है कि जलवायु परिवर्तन का प्रभाव है, जिसकी वजह से गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है और जंगलों के अंदर में आग लगने की ये बड़ी बड़ी घटनाएं हमें दिखाई पड़ रही हैं। आप लोगों को अगर याद हो तो हमने ऑस्ट्रेलिया के अंदर में भी ऐसी घटनाएं देखी थी, इसके अलावा अमेरिका के अंदर में भी, और हमारे देश में भी इस तरह के समाचार हमारे सामने उभर के आते हैं। तो जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए हमें एक प्रभावी रणनीति बनाने की आवश्यकता है।
आगे बढ़ते हैं यहाँ से। सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों के खंड में आज का प्रश्न 2013 से है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोकलेखा की संसदीय समिति। पहला कथन है लोकसभा के अधिकतम 25 सदस्यों से गठित होती है। दूसरा है सरकार के विनियोग और वित्त खातों की जांच करती है। तीसरा है भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की जांच करती है। विकल्पों की बात करें तो केवल 1, केवल 2 और 3, केवल 3, 1, 2 और 3। दरअसल स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर हम बात करते हैं सदस्यों की, तो इस समिति के अंदर में कुल मेंबर होते हैं 22 और लोकसभा से जो मेंबर होते हैं वो 15 और 7 मेंबर होते हैं राज्यसभा से। इस तरह से इस समिति का निर्माण होता है। तो इस आधार पर जो पहला कथन है वो गलत हो जाता है। लोकलेखा समिति नियंत्रक और महालेखा परीक्षक अर्थात CAG इसकी रिपोर्ट की जांच करती है और इसके माध्यम से सरकार के विनियोग और वित्त खातों की जांच करती है। अब ध्यान रखना आप लोग, ये दोनों बिंदु आपस में जुड़े हुए हैं, तो ऐसे में ये दोनों बिंदु हो जाते हैं सही। आप लोग इस बात को भी ध्यान रखना कि लोकलेखा समिति एक स्थायी समिति होती है जिसका संबंध वित्तीय क्षेत्र से होता है। लोकलेखा समिति का जो अध्यक्ष होता है वो विपक्ष का कोई नेता होता है और ये परंपरा के माध्यम से हमारी संसदीय प्रणाली के अंदर में शामिल किया गया है। तो इस आधार पर इसका सही जवाब हो जाएगा केवल 2 और 3 अर्थात बी। आगे बढ़ते हैं। आज का प्रमुख तथ्य है विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त 2021। दरअसल हर साल 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसकी वजह है 1982 में जिनेवा में स्थानीय आबादी पर संयुक्त राष्ट्र कार्य समूह की पहली बैठक इसी दिन आयोजित हुई थी और इसका मुख्य उद्देश्य था कि जो स्थानीय आबादी होती है, किसी क्षेत्र के जो मूल निवासी होते हैं, उनके अधिकारों को बढ़ावा दिया जाए, उनकी रक्षा करने के लिए प्रयास किए जाए। इसके अलावा जो स्थानीय निवासी होते हैं किसी भी क्षेत्र में, जो मूल निवासी होते हैं, वो पर्यावरण संरक्षण में बहुत मदद कर सकते हैं। वर्ष 2021 की जो थीम है इसकी, किसी को पीछे नहीं छोड़ना, स्वदेशी अर्थात आदिवासी लोग और एक नए सामाजिक अनुबंध के लिए आह्वान। अब यहाँ पर आप इस शब्द पर विशेष ध्यान रखिए। सामाजिक अनुबंध है क्या और इसका महत्व क्या है आदिवासियों के संदर्भ में विशेष रूप से। दरअसल स्टूडेंट्स, सामाजिक अनुबंध अर्थात सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ये एक प्रकार का अलिखित, ध्यान रखना अलिखित है, समझौता है जो समाज में सामाजिक और आर्थिक लाभ के लिए किया जाता है। अब समस्या यह है कि दुनिया के कई हिस्सों में आदिवासी समाज इस सामाजिक अनुबंध में शामिल नहीं है, मतलब उनकी उपयोगिता को सामाजिक स्तर पर, आर्थिक स्तर पर ध्यान में नहीं रखा जाता है और यह बड़ी समस्या है। ऐसे में प्रयास इस बात का होना चाहिए कि आदिवासियों सहित एक सामाजिक अनुबंध उनकी संस्कृतियों और भाषाओं के विकास में मदद करेगा। किसी राष्ट्र की राजनीतिक और आर्थिक गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेने से जो आदिवासी हैं उनकी क्षमताओं में वृद्धि भी होगी। इसके अलावा अलग अलग समाजों के बीच जब ज्ञान का हस्तांतरण होगा, संसाधनों तक पहुंच होगी, तो ऐसे में जनजातीय लोग, आदिवासी लोग, मूल निवासी, उनकी रहने की स्थिति, स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था, इन सब में बदलाव आएगा। और सबसे बड़ी चीज, हम एक समावेशी समाज और एक समावेशी विश्व जिसमें सबके लिए जगह होगी, उसे हम बना पाएंगे। स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूं आज की ये क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ज्ञान को दूसरे लोगों तक पहुंचाना, ये भी समाज के अंदर में एक बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया का हिस्सा माना जाता है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो सारे नोटिफिकेशंस आप लोगों को समय से मिलते रहेंगे। शुक्रिया।